नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में इन राज्यों के नतीजे आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों को लेकर उपचुनाव का चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कई राज्यों को लेकर उपचुनाव को लेकर अब यहां पर सीटें खाली हो रही हैं, क्योंकि कई विधायक चुनाव सांसदीय का जीते हैं और उसके चलते यहां पर अब वो सीटें खाली हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में भी खेला होने जा रहा है? इसको लेकर क्या आंकड़ा है? इस बार फिर त्रिकोणीय टक्कर में किसका बेड़ा पार होगा? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी सेंध लगा दी, 37 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें और एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को केवल 36 सीट ही मिली। एक सीट अन्य के पक्ष में भी रही है। उसके बाद उपचुनाव भी यहाँ पर होंगे और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान के साथ काफी कुछ हलचल बढ़ जाएगी। लेकिन कई राज्यों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो किन किन राज्यों में उत्तर प्रदेश में यहाँ उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। फूलपुर सीट को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, तो विधानसभा के लिए उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो जीत का अंतर रहा है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का, वो काफी कम रहा है। 4332 यहाँ पर वोट के अंतर रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मीरापुर की अगर बात किया तो मीरापुर के लिए यहाँ पर आरएलडी के चंदन चौहान बिजनौर यहाँ लोकसभा चुनाव से जीत गए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि मीरापुर सीट पर भी अब उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर आरएलडी के चंदन कुमार चौहान मात्र 37,508 वोटों से ही जीते हैं और ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है आने वाले उपचुनाव को लेकर। खैर सीट की अगर बात की जाए तो खैर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अनूप प्रधान हाथरस सीट से जीते हैं। 2,47,318 वोट का यहाँ पर अंतर रहा है, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। मिलके अयोध्यापुर सीट को लेकर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट जीत गए, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होना है, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जिन सीट पर उपचुनाव होना है, खुद की सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर संभल सीट पर चुनाव जीत गए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तो यहाँ पर इस सीट पर उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। जबकि गाजियाबाद को लेकर अगर बात की जाए तो गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि बीजेपी के अतुल गर्ग गाजियाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, तो यहाँ पर अब विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। करहल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अखिलेश के कन्नौज सीट से चुनाव जीतने के बाद ये सीट भी खाली हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर भी यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है। उनके चचेरे भाई तेज प्रताप को मौका यहाँ पर मिल सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। माधवबन सीट की अगर बात की उत्तर प्रदेश की सीट पर भी उपचुनाव होना है, क्योंकि बीजेपी के विनोद कुमार विंद है भद्रोही सीट से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर भी यहाँ पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कटहरी सीट को लेकर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा ने चुनाव यहाँ पर अंबेडकर नगर मायावती का गढ़ है, वहां से चुनाव जीत गए, तो इस सीट पर भी यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। शीशमऊ कानपुर सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है, तो इसके बाद यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर 10 सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसके अलावा कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में हो या फिर अन्य राज्यों को लेकर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। तो उपचुनाव के लिए किन किन सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये सीटें काफी महत्वपूर्ण है। 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और एक बार फिर से क्या चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी इन सीटों के लिए होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में 4 राज्यों के यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर आ जाते हैं। तो अगर बात की उपचुनाव के लिए जिन जिन सीटों पर यहाँ पर जो नाम है, इसमें अगर बात की जाए सुपौली बिहार सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर काफी हलचल देखने को मिली है और इस सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी से यहाँ पर बीमा भारती के रिजाइन के चलते ये सीट खाली हुई है। जबकि रायगंज, राणागढ़, दक्षिण बागदा जो पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने यहाँ पर रिजाइन दिया है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो मानिक तला पश्चिम बंगाल की सीट पर
टीएमसी उम्मीदवार के निधन के चलते सीट खाली है। बाकी 3 सीट भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के रिजाइन और 1 सीट यहां पर टीएमसी उम्मीदवार के निधन के चलते सीट खाली हुई है। तो माना जा रहा है कि 4 में से इस बार कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल के लिए देखने को मिल सकती है। जबकि विक्रमबंडी तमिलनाडु की सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीएमके की सीट खाली हुई है और यहाँ पर माना जा रहा है कि डीएमके के लिए या तमिलनाडु के लिए कांग्रेस गठबंधन जो है वो यहाँ पर सीट पर जीत हासिल कर सकता है। जबकि अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की सीट भी इस बार सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अमरवाड़ा से यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार के रिजाइन के चलते सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले अमरवाड़ा से यहाँ पर कांग्रेस विधायक यहाँ पर रिजाइन हुए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस के विधायक और 1 सीट यहाँ पर बीएसपी मायावती जी की यहाँ जो पार्टी है उनकी सीट है। तो 2 सीटों में से माना जा रहा है कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जालंधर वेस्ट पश्चिम बंगाल की अगर सीट की बात की जाए तो ये सीट पर भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और इस सीट को लेकर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के त्रिकोणीय टक्कर में चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो जालंधर सीट जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि देरा, हमीरपुर, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें भी उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, तीनों सीटें निर्दलीय के चलते सीटें खाली हुई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर इन 3 सीटों में देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की कई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जबकि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होगी, 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण है अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और वर्तमान में किसकी ताकत कितनी ज्यादा है ये भी सिद्ध करने के लिए उपचुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र या झारखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर अपनी अपनी रणनीति अभी से शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है? रख सकते हैं, मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।